5 जून 2022 को यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था। यूपीएससी सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इसके साथ ही आंसर की भी जारी कर दी गई है। जिन स्टूडेंट्स को यह नहीं पता है कि यूपीएससी सीएसई के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर के आंसर की कब जारी किए जाते हैं, उनको बताना चाहूँगी। अभी तक यह रूल फॉलो किया जा रहा है कि यूपीएससी सीएसई का फाइनल रिजल्ट जब जारी किया जाता है उसी दिन आपको प्रीलिम्स के आंसर की भी पता चलते हैं। इसका मतलब है कि यूपीएससी सीएसई का जिस ईयर आप प्रीलिम्स देंगे, अगर उसका आंसर की जानना चाहते हैं तो आपको फाइनल रिजल्ट आने तक वेट करना होगा। लेकिन जल्द ही इस रूल में बदलाव करने की बात कही जा रही है। अब हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, इसके साथ ही उनके आंसर यूपीएससी ने क्या बताए हैं ये भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल, विश्व बैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। तीसरा है, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति अंकित प्रभावी विनिमय दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। दूसरा है, यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा हो तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट, यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। दूसरा स्टेटमेंट, यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड के क्या लाभ हैं? पहला, सरकार आईआईबी के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। दूसरा, आईआईबी निवेशकों की मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा, आईआईबी पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते। इस क्वेश्चन में बताना था कि कौन से कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। दूसरा है, वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र या रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? पहला है, किसानों का अपनी फसलें काटना। दूसरा है, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। तीसरा है, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना। चौथा है, किसी कारपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? पहला, कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो। दूसरा, कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है।
चौथा है कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं? पहला, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। दूसरा, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं ये बताना है। पहला है घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। दूसरा, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। दूसरा है भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। तीसरा है भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। चौथा है भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉरपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। दूसरा है बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। दूसरा है जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। दूसरा है संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। 3 स्टेटमेंट है और उसके बाद फिर बताना है कौन सा उत्तर सही है। पहला है आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। दूसरा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है यह कानून में निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। दूसरा है यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। दूसरा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा सही है। पहला है किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। दूसरा है किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो
परमादेश नहीं होगा। तीसरा है कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति अधिकार पृच्छा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरा है, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सर्वजनीन व्यापित है, अंतोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। तीसरा, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। दूसरा, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। तीसरा है, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। तीसरा है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है। कपास, धान, गन्ना, गेहूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है। बीज की कम आवश्यकता, मेथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। बताना है कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है। पहला है लेक विक्टोरिया, दूसरा है लेक फागुबिन, तीसरा है लेक ओगोटा, चौथा है लेक वोल्टा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगभद्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। एक तरफ शिखर, दूसरी तरफ पर्वत दिया हुआ है। पहले में दिया हुआ है नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, दूसरा है नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, तीसरा नोक्रेक सिक्किम हिमालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है। पहला, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, दूसरा उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, तीसरा है फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रृंग के पास का क्षेत्र, चौथा है भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और बताना है कि किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। दिया हुआ है अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन से सही हैं। पहला, मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, दूसरा है मोनाजाइट में थोरियम होता है, तीसरा भारत की समस्त तटवर्ती बालुओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है, चौथा भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक ओर आर्द्र भूमि और झील दिया हुआ है, दूसरी ओर अवस्थान दिया हुआ है। बताना है कौन सही सुमेलित है। दिया हुआ है होकेरा आर्द्र भूमि पंजाब, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश,
रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सस्थामकोता झील तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताना है कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। पहला आरोग्य सेतु, दूसरा है कोविन, तीसरा है डिजी लॉकर और चौथा है दीक्षा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर उसके बाद बताना है कौन सा सही है। पहला है वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा है वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। तीसरा है वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, जिसे इंग्लिश में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कह रहे हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मतलब कि मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। तीसरा है कि आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के रूप में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। पहला है, अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोचन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है। दूसरा, कोई अंतरिक्षयान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। तीसरा है कि कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। चौथा है, कोई अंतरिक्षयान किसी धूमकेतु के साथ साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संपरीक्षित स्थापित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में कौन से एक प्रसंग में होता है। क्लाउड सेवाएं, क्वांटम संगणन, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियां, बेतार संचार प्रौद्योगिकियां। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए, फिर बताना है कौन सी लघु परास युक्तियां या प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं। पहला, निकट परिपथ, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, जैव परत बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपों पर बन सकती है। दूसरा है, जैव परत मतलब कि बायोफिल्म खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। तीसरा है, जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रतिजैविक जिसे प्रोबायोटिक्स कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। पहला है, प्राजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। दूसरा है, प्राजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है, प्राजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रहे वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला है, भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविडशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। दूसरा है, स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। तीसरा है, कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि कोई मुख्य सौर तूफान जिसे सौर प्रज्वाल कहते हैं पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन से संभव प्रभाव होंगे।
पहला है जीपीएस और दिक् संचालन, जिसे नेविगेशन कहते हैं, प्रणालियां विफल हो सकती है। दूसरा है विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। तीसरा है बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। चौथा है पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। पांचवा है ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां घटित हो सकती हैं। छठवां है उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। सातवां है ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, जिसे इंग्लिश में क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कहते हैं, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है? सबसे पहला दिया हुआ है अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। दूसरा है जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का स्कंध विंग। तीसरा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय की अधीन समिति। चौथा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित और वित्त पोषित एजेंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट, जलवायु समूह, जिसे द क्लाइमेट ग्रुप कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की है। तीसरा है EP100 ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। चौथा है कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिएशन का सचिवालय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? पहला है आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा, अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। दूसरा है शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परुषकवची, मृदुकवची, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। तीसरा है आर्द्र भूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चौथा है जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। तीसरा है कि PM10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। चौथा है वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है कभी कभी समाचारों में उल्लिखित कुछ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट, यह एक कवक है। दूसरा बताया गया है कि यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। तीसरा है कि उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा सही है। पहला है इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। दूसरा है इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। चौथा है इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटारा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है।
गोल्डन महासीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल, व्हाइट आइबिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है और बताना है कि कौन से सही हैं। पहला अल्फाल्फा, दूसरा है चौलाई, तीसरा है चना, चौथा है तिपतिया घास, पांचवा है कुल्फा, छठवा है पालक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव शैल प्रौद्योगिकी, जिसे बायोरॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं, की बातें होती हैं। पहला है क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली, दूसरा है पादप अवशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास, तीसरा है शेल गैस के अन्वेषण निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, चौथा है वनों संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लेहिकाएं उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। पहला शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, दूसरा है आनुवांशिकतः रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, तीसरा है शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, चौथा है तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था। पहला पहनावा, दूसरा है सिक्के, तीसरा है आभूषण, चौथा है हथियार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप में जुड़ा हुआ था या जुड़े हुए थे। पहला वारिंद्र कुमार घोष, दूसरा है जोगेश चंद्र चटर्जी, तीसरा है रास बिहारी बोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन से सही हैं। पहला संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। बताना है कौन जैन ग्रंथ हैं। पहला है नीतिपकरण, दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, तीसरा है अवदान शतक, चौथा है त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्ति और दूसरी ओर किस रूप में जाने गए ये बताया गया है। पहला है आर्यदेव जैन विद्वान, दूसरा है दिगनाग बौद्ध विद्वान, तीसरा है नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। दूसरा है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर में घेरा डाल दिया। तीसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह धारण कहलाते थे। पहला अरब व्यापारी, दूसरा कलंदर, तीसरा फारसी खुशनवीस, चौथा है सैयद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन से सही हैं। पहला है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए। दूसरा है, अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तीसरा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 60 है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन से सही हैं? पहला, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तीसरा, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर बताना है इनमें से कौन से सही हैं। पहला है, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। दूसरा है, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। तीसरा है, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। बताना है कि इन राज्यों में कौन चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। पहला है, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां, जिन्हें इंग्लिश में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। दूसरा है, ICRA नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तीसरा है, ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट, RBI का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है। दूसरा, बैंक बोर्ड ब्यूरो का सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। तीसरा, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सही है। पहला स्टेटमेंट, चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। दूसरा है, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि भारत इनमें से किनका सदस्य है। पहला दिया हुआ है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरा है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, तीसरा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। दूसरा है, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। तीसरा है, वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। चौथा है, लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। पांचवा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। उपभोक्ता मामले के विभाग, दूसरा है व्यय प्रबंधन आयोग, तीसरा है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 है, नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें बताना है कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट, वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। दूसरा है, वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं। तीसरा है, उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है।
एक तरफ जलाशय, दूसरी ओर राज्य दिया हुआ है। पहला घटप्रभा तेलंगाना, दूसरा गांधी सागर मध्य प्रदेश, तीसरा है इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, चौथा है मैथोन छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 71 है, भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? पहला केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, दूसरा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, तीसरा श्रम ब्यूरो, चौथा राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है? 4 स्टेटमेंट है, फिर बताना है कि कौन से सही हैं। पहला, कोयला नियंत्रक संगठन भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, यह बद्ध कोयला या लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। तीसरा, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। चौथा, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? पहला है, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। दूसरा, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। तीसरा, इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। चौथा, जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, फिर बताना इनमें से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। दूसरा, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और वह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नवप्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? नंबर 1 केंद्रीय जल आयोग, नंबर 2 केंद्रीय भूजल बोर्ड, नंबर 3 केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, नंबर 4 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, बताना इनमें से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, पारंपरिक रूप से प्रति वर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। तीसरा है, यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला, ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। दूसरा, यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। चौथा, यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला दिया हुआ है, यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। दूसरा है, अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तीसरा है, यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। दूसरा, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। तीसरा, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चौथा, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? पहला, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। दूसरा, किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना। तीसरा, आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। चौथा, किसी सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। दूसरा, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तपन प्रभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हैं, बताना इनमें से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट, उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। दूसरा है, दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। तीसरा, सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, बताना है कि तुर्की राज्यों के संगठन के इनमें से कौन कौन लोग सदस्य हैं। पहला, आर्मेनिया। दूसरा, अजरबैजान। तीसरा, क्रोएशिया। चौथा, रोमानिया। पांचवा, उज्बेकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। दूसरा, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरा है, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टी परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 है, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इन कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है, किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनाधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। दूसरा, सभी राज्यों के, चाहे वे तटीय हों या भूमध्य भाग के हों, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। दूसरा है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। पहला है, आमतौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है। दूसरा है, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। तीसरा है, वहां ताइवान को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक स्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया है। चौथा है, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें अस्वामिक भूमि घोषित किया है, तथापि कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश उन पर दावा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, फिर बताना है इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। एक तरफ देश, दूसरी तरफ हाल ही में समाचार में होने वाले महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला है, चाड, चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना। दूसरा है, गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। तीसरा है, लेबनान, गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी। चौथा है, ट्यूनीशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अक्सर समाचार में उल्लिखित क्षेत्र हैं, दूसरी तरफ देश हैं। बताना है कौन सही सुमेलित हैं।
पहला अनातोलिया तुर्की, दूसरा है अम्हारा इथोपिया, तीसरा है काबो डेलगाडो स्पेन, चौथा है कातालोनिया इटली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन है, बताना इनमें से कौन सही है। पहला है, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। दूसरा है, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर हो, समान संरक्षण का हकदार है। तीसरा है, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं। पहला चींटी, दूसरा कॉकरोच, तीसरा केकड़ा, चौथा मकड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक ओर अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान है, दूसरी तरफ राज्य है। अब बताना है कौन सही सुमेलित है। पहला धौली ओडिशा, दूसरा है एर्रागुडी आंध्र प्रदेश, तीसरा है जौगढ़ मध्य प्रदेश, चौथा है कालसी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक ओर राजा, दूसरी ओर राजवंश दिया हुआ है, बताना है कौन से सही सुमेलित है। पहला नानुंग चंदेल, दूसरा है जय शक्ति परमार, तीसरा है नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार, चौथा है भोज राष्ट्रकूट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। पहला, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। दूसरा, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। तीसरा, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। चौथा, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 है, किसके राज्यकाल में योगा वाशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। पहला अकबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। पहला, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। दूसरा, वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रमाणिक है। तीसरा, तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। चौथा, ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। पहला, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। दूसरा, अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। तीसरा, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। पहला, वे शरीर को पर्यावरणीय प्रत्युर्जकों से संरक्षित करती हैं। दूसरा, वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं। तीसरा, वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं। चौथा, वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। दूसरा है कि कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं। तीसरा है कि कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। 3 कथन है, बताना है कौन से सही हैं।
पहला, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। दूसरा, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। तीसरा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बताना है कि किनकी अधिकता से अम्ल वर्षा होती है। पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तीसरा, ओजोन। चौथा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी।